कार्य संचालन 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 100 सदनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 1 इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। 2 संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। 3 जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। 4 यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। सदस्यों की निरर्हताएं। 101 स्थानों का रिक्त होना। 1 कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। 1 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1973 की धारा 18 द्वारा तारीख अधिसूचित नहीं की गई। खंड 3 और खंड 4 का लोप किया गया। इस संशोधन का संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 45 द्वारा 20 जून 1979 से लोप कर दिया गया। कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। 3 यदि संसद के किसी सदन का सदस्य क अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या 4 ख यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। 4 यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान की को रिक्त घोषित कर सकेगा।
परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 2. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1.1.1.1956 से ऐसा कोई राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। तारांकन देखिए विधि मंत्रालय की अधिसूचना सम 0F 46/50 सी तारीख 26 जनवरी 1950 भारत का राजपत्र असाधारण परी 0678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 3. संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 2 द्वारा 1 मार्च 1985 से अनुच्छेद 102 के खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4. संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 19 मई 1974 से प्रतिस्थापित। 15. संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 19 मई 1974 से अंतःस्थापित। 102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं 1. कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा। 1. क यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। ख यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। ग यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। घ यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। अग यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। 2. स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। 3.2 कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है। 4. 103 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 1. यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 19 द्वारा तारीख अधिसूचित नहीं की गई, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। का यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है जिसे संसद ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित घोषित किया है। इस संशोधन का संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 45 द्वारा 20 जून 1979 से लोप कर दिया गया। 2. संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 3 द्वारा 1 मार्च 1985 से 2 इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 3 द्वारा 1 मार्च 1985 से अंतःस्थापित। 4. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 20 द्वारा 3.1.1977 से अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 14 द्वारा 20 जून 1979 से अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। 104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 105. संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 1. इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगा। 2. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 1.3. अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, तब तक 2. वही होंगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 21 द्वारा तारीख अधिसूचित की जानी है, प्रतिस्थापित। इस संशोधन का संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 45 द्वारा 20 जून 1979 से लोप किया गया। 2. संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 द्वारा 20 जून 1979 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4. जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। 106. सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधायी प्रक्रिया
107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 1 धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। 2 अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। 3 संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। 4 राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। 5 कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 1 यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात का दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है या ख विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या ग दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं। तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। 2 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड ग में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 3 यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो तदनुसार अधिवेशित होंगे। 4 यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। संयुक्त बैठक में का यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ था लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। ख यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है प्रस्तापित किए जाएंगे और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं।
5. सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। 109. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 1. धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। 2. धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। 3. यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। 4. यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 5. यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 110. धन विधेयक की परिभाषा। 1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात क. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ख. भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ग. भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घ. भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। ग. किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बहाना। च. भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा या। छ. उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। 2. कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीस की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। 3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। 4. जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित ये प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। 111. विधेयकों पर अनुमति।
जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 112 वार्षिक वित्तीय विवरण 1 राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 2 वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राकलनों में क इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और ख भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। 3 निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात क राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। ख राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ग ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। घ आय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। ई फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन। ई उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो 1 भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। अगर भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। च किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। 6 कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। 113 संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 1 प्राकलनों में से जितने प्राकलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राकलनों में से किसी प्राकलन पर चर्चा को निवारित करती है। 1 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1-1-1-1956 से पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी प्रांत के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2
उक्त प्राकलनों में से जितने प्राकलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। नहीं। 3. किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा। 114 विनियोग विधेयक 1 लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र भारत की संचित निधि में से क लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और ख भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरस्थापित किया जाएगा। 2. इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में संसद के किसी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। 3. अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 1 यदि क अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या ख किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोकसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। 2. ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान 1 इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की
शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं, उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। 2. खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 1 अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। 2. कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। 3. जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। आमतौर पर प्रक्रिया करें। 118 प्रक्रिया के नियम 1 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। 2 जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे। 3 राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। 4 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी, तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड 1 के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है, तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। तारांकन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 22 द्वारा तारीख अधिसूचित नहीं की गई, जिसके अंतर्गत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सम्मिलित है। शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित
इस संशोधन का संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 45 द्वारा 20 जून 1979 से लोप कर दिया गया। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 1 भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। 2 जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 1 संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 2 संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 1 उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। 2 इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश का संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः संवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन्हें तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। 3 यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। 1 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 1 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। 2 अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
3, 4, लेकिन कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। 1. संविधान 38वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा भूतलिक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित किया गया था और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 16 द्वारा 20 जून 1979 से लोप किया गया। तारांकन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 का 37 की धारा 2 द्वारा 9 अगस्त 2019 से अब 33। 2. संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 2 द्वारा 13 अप्रैल 2015 से उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ आर 2016 SC 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 3. संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 2 द्वारा 13 अप्रैल 2015 से पहले परंतु का लोप किया गया। संशोधन के पूर्व यह निम्नानुसार था, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ आर 2016 SC 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 4. संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 2 द्वारा 13 अप्रैल 2015 से परंतु यह और की शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ आर 2016 SC 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 2. का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। 3. कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। स्पष्टीकरण 1. इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2. इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। 4.
उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। 5. संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। 6. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 7. कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। 2. 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 1. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात 1. संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा 5.1.0.1963 से अंतःस्थापित। 2. संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 3 द्वारा 13 अप्रैल 2015 से अंतःस्थापित। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ IR 2016 SC 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। क. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष पदेन। ख. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश सदस्य पदेन। ग. संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री सदस्य पदेन। घ. प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य। परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियां अथवा स्त्रियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और पुनः नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा। 2. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। होंगे 124 ख. आयोग के कृत्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य। क. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना। ख. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना और ग. ये सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति जिसकी सिफारिश की गई है सक्षम और सत्यनिष्ठ है। 124 विधि बनाने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषय के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि 1 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 2 प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 1 संविधान 54वां संशोधन अधिनियम 1986 की धारा 2 द्वारा 1 अप्रैल 1986 से खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित